यूट्यूब चैनल CIB एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे BFM के ए मॉड्यूल के में एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेन फॉरेक्स बिजनेस की। तो इसमें मैं शुरू करने से पहले बताऊंगा कि हम इसमें जो है क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें व्हाट इज़ ए फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट क्या है, उसके मेजर पार्टिसिपेंट्स क्या हैं और मेजर फैक्टर्स जो इसके इसके एक्सचेंज रेट को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि CIB एक्सपर्ट ना जो है चैनल हमने यूट्यूब पे शुरू किया है, जो कि BFM के लिए स्पेशल है। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ, फॉरेन एक्सचेंज जो है द वर्ल्ड ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मैन पावर एंड कैपिटल। देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ जैसे फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत क्या है, फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। जैसे मान लो आप कहीं USA में गए, USA में पढ़ने के लिए गए हुए और आप जो है 50,000 रुपीज़ लेके अपने साथ चले गए। तो 50,000 रुपीज़ लेने के साथ साथ आप वहाँ पे कोई सामान खरीदते हैं या कुछ भी अपना एक्सपेंसेस के लिए पैसे पेड करते हैं। तो वहाँ पे क्या रुपीज़ आपको आपसे कोई लेगा? नहीं लेगा ना। तो रुपीज़ नहीं लेगा तो आप क्या करोगे? रुपीज़ को रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करोगे। डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो आपसे आप उसको डॉलर दोगे तभी वो चीज़ देगा ना आपको। या आप जो है अपने रुपीज़ उसको दोगे तो नहीं लेगा वो। तो इसी को एक एक करेंसी से दूसरी करेंसी में जब हम चेंज करते हैं तो उसी को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो उसी को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी क्या लिखता है कि वर्ल्ड ट्रेड एक्सपोर्ट कमोडिटी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मैन पावर एंड कैपिटल ट्रैवल एंड टूरिज्म। देखो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में एक्सपोर्ट कोई करता है तो उसको क्या है, मान लो USA में कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, USA में किसी ने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद मान लो यहाँ से इंडिया से USA में एक्सपोर्ट कर दिया। तो USA में एक्सपोर्ट करने के बाद उसको क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा, क्योंकि सामान सामान खरीदेगा जो उससे बाहर जो होगा उसको डॉलर देगा। डॉलर देगा तो इसको क्या चाहिए? इंडिया में इसको रुपीज़ चाहिए। रुपीज़ चाहिए तो वो क्या करेगा? रुपीज़ को कहाँ से जाएगा बीच में? तो इसी को क्या बोलते हैं कि इसी को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज करना ही फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्या और क्या क्या जरूरत पड़ती है। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मैन पावर। अगर कोई मैन पावर मूवमेंट हो रही है, मान लो विदेश में कोई जा रहा है कोई जॉब करने के लिए, वहाँ से कैपिटल कैपिटल अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। ट्रैवल एंड टूरिज्म, कोई पर्सन अपने आप ट्रैवल करने जा रहा है, टू घूमने जा रहा है, उसको भी उस कंट्री की जो है करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको अपनी होम करेंसी से दूसरी करेंसी में जो है चेंज करता है उसको ही हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ ऑल सर्विसेज, एक्सपोर्ट अगर करेगा कोई, वही मैंने बता दिया आपको। ऑल नेसेसिटीज द नीड ऑफ फॉर एक्सचेंज ऑफ करेंसी ऑफ वन कंट्री टू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। देखो, क्या यही मैंने बात आपको बता दी है कि ऑल नेसेसिटीज द नीड ऑफ एक्सचेंज। जब आप एक्सचेंज जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें अगर एक करेंसी से वो एक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी में जो चेंज हम एक्सचेंज करते हैं उसी को हम जो है फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अब आ जाएगा आगे मैं बात करूँगा द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर कोई एक्सपोर्ट, मान लो इंडिया है, इंडिया से कोई एक्सपोर्ट करता है, इंडिया से कोई एक्सपोर्ट करता है USA में कोई एक्सपोर्ट करता है तो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडिया है, USA में कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, आर पेड इन US डॉलर। तो उसको क्या होगा? USA का जो पर्सन उससे खरीद रहा है एक्सपोर्ट, तो वो उसको डॉलर देगा। अब डॉलर का ये क्या करेगा? डॉलर को ये किसी ब्रोकर के पास जाएगा या बैंक में जाएगा, बैंक में जो है रुपीज़ लेगा। बैंक में रुपीज़ लेने के बाद उस जो उसके डॉलर रुपीज़ में कन्वर्ट हुए हैं इंडियन रुपीज़ में, इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो मैंने बता दिया आपको इसमें फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज जो है एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, वन कंट्री की करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज करना ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। जो कोई मान लो इंडिया से कोई एक्सपोर्ट कर रहा है USA में, तो उसको डॉलर मिलेंगे, तो वो डॉलर्स को जो है कन्वर्ट करेगा इंडियन रुपीज़ में। इसी को जो है हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो आगे बढ़ेंगे इसमें।
अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है, मान लो वो तो एक्सपोर्ट की बात आ गई। अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है कैपिटल गुड्स की, जैसे जर्मनी से इंडिया में कर रहा है, तो हम उसको, ये तो है नहीं कि उसको रुपीज़ दे देंगे, INR दे देंगे हम उसको, तो उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जर्मन में मान लो उसको यूरो चाहिए तो यूरो में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने बैंक के पास जाएंगे। मान लो कोई इंडियन एक्सपोर्टर है, वो क्या इंपोर्टर है, तो क्या करेगा वो अपने बैंक के पास जाएगा, वो कहेगा भैया मेरे से रुपीज़ लीजिए और मेरे को यूरो दीजिए। यूरो जब देगा वो उसको, तो उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो इसी इंपोर्ट के केस में भी सेम होगा। तो ये हो गया इंपोर्ट। तब हम बात करेंगे द कन्वर्जन ऑफ करेंसीज फ्रॉम करेंसीज ऑफ इनवॉइस टू द होम करेंसी ऑफ द एक्सपोर्टर्स विल बी जनरली रिक्वायर्ड फॉर ऑल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। मान लो कन्वर्जन ऑफ करेंसीज क्या होता है, जब कोई एक्सपोर्टर जो है अपना सामान एक्सपोर्ट करता है, तो उसको क्या है, मान मैंने बताया था आपको कि डॉलर मिलेंगे, डॉलर उसको होम करेंसी में चेंज करेगा, तो इसी को ही कन्वर्जन ऑफ करेंसी बोलते हैं। विल बी जनरली रिक्वायर्ड ऑफ ऑल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज। तो मैंने वही बताया है कि एक करेंसी से, चाहे वो एक्सपोर्टर हो या घूमने गया हो या कुछ भी टूरिज्म पर्पज से गया हो, या इंपोर्टर है, इंपोर्टर को पेड करना है, तो वो सब जो है एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज करने को ही फॉरेन एक्सचेंज हम कहते हैं। तो यही है कि मैंने आपको बता दिया कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में हम चेंज करते हैं, तो उसी को फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे मैं बात करूंगा कि फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर टू द और द इंपोर्टर द US डॉलर्स और यूरो इज फॉरेन एक्सचेंज। देखो, अगर इंडियन एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, तो उसके लिए US डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है, और यूरो भी उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज है। इंपोर्ट करेगा तो यूरो चाहिए उसको देने के लिए। तो वाइल फॉर द अमेरिकन बायर ऑफ इंडियन गुड्स, अगर अमेरिकन के लिए है और जर्मन के लिए है, मान लो जर्मन को इंडियन रुपीज़ में दूंगा, तो उसके लिए वो फॉरेन एक्सचेंज होगा। अमेरिकन के लिए, अगर अमेरिकन ने कोई हमारे इंडियन एक्सपोर्टर से कुछ सामान लिया है, तो वो अपने डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करके ही इंडियन एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा। और जर्मन जो है इंपोर्ट कर रहा है, जर्मन में कोई इंपोर्ट कर रहा है, तो वो उसको, उसके लिए इंडियन रुपीज़ भी फॉरेन एक्सचेंज है। तो इस प्रकार एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जिस करेंसी का एक्सचेंज होता है, उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। मतलब वन करेंसी टू अनदर करेंसी, INR टू डॉलर, तो इसी को जो है हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज आपका वही है, एक करेंसी, वन कंट्री टू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जब आप कोई एक्सपोर्ट इंडिया से USA में एक्सपोर्ट करेगा, तो उसको डॉलर मिलेंगे, डॉलर को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा रुपीज़ में, तो इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने बताया कि ऐसे ही अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है, इंडियन जर्मन से कोई इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको यूरो में पेड करना पड़ेगा, यूरो में पेड करेगा तो वो इंडियन रुपी को यूरो में कन्वर्ट करेगा, इसी को हम वो बोलते हैं द कन्वर्जन ऑफ करेंसी फ्रॉम द करेंसी ऑफ इनवॉइस टू द होम करेंसी। मैंने बताया कि आपको जब होम करेंसी से कोई जितनी भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहे हैं, उसमें अगर एक करेंसी से दूसरी करेंसी में हम चेंज कर रहे हैं, उसी को हम एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है। इंडियन एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्टर के लिए मैंने बताया कि US डॉलर, अगर वो US में एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए US डॉलर, अगर वो इंपोर्ट कर रहा है जर्मन से तो उसके लिए यूरो जो है फॉरेन एक्सचेंज है। ऐसे ही अमेरिकन अगर बायर है, बायर की तरफ से देखें तो हम इंडियन गुड वो खरीद रहा है, तो उसको इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज है। तो इस प्रकार मैंने आपको जो है फॉरेन एक्सचेंज समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ अभी फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन आपको। फॉरेन एक्सचेंज जो है फेमा एक्ट 1919 में आया। सबसे पहले फेरा बोलते थे इसको, फेरा जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, तो ये 1972 में था। उसके बाद इसको इससे पहले DIR भी आया था, डिफेंस इंटर, ये 1935 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद फेरा आया था, फेरा के बाद ये फेमा, इसने सेक्शन 2 में जो है फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 2 में फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कैसे, क्या क्या होता है। ऑल डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी। देखो, जितने भी डिपॉजिट हैं, जितने भी क्रेडिट्स हैं हमारे, या बैलेंसेस पेबल हैं, हमें कोई बिल, इंपोर्ट का कोई बिल पे करना है, या कोई क्रेडिट्स हमारे आने हैं, हमने कोई एक्सपोर्ट किया है, या हमारे जितने भी डिपॉजिट्स हैं फॉरेन में, या एनी ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, कोई भी ट्रैवलर चेक है, लेटर ऑफ क्रेडिट, कोई LC की पेमेंट करनी है, या बिल ऑफ एक्सचेंज,
कोई मतलब बिल की पेमेंट करनी है, एक्सप्रेस टू ड्रॉन इन इंडियन करेंसी एंड पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। या तो इंपोर्ट के केस में हमें कोई इंडियन रुपीज़ मिलना है, या कोई हमने एक्सपोर्ट किया है, कोई फॉरेन करेंसी हमारे पास आनी है, तो इन सब को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो मैंने बताया कि आपको फॉरेन एक्सचेंज कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। 10 ब्रॉडली स्पीकिंग फॉरेन, अब दूसरी भाषा में अगर हम कहें, सिंपल भाषा में, तो फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल क्लेम्स पेबल अब्रॉड। जितने भी क्लेम्स हमारे पेबल अब्रॉड, चाहे वो इम्पोर्टर के लिए इंडियन रुपीज़ में हो, एक्सपोर्टर के लिए डॉलर्स के केस में मैंने बताया आपको ये हो, तो कोई सा भी हो सकता है। वेदर कंसिस्टिंग फंड हेल्ड इन फॉरेन करेंसी विद बैंक्स अब्रॉड और बिल्स चेक पेबल अब्रॉड, मतलब कोई भी करेंसी जो है हमने, चाहे वो आईएनआर की पेमेंट हमारे को मिलनी हो, या फिर फॉरेन इंपोर्टर के लिए, फॉरेन एक्सपोर्टर के लिए, अगर हमने एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमें डॉलर मिलने हैं, तो इन सबको जो है हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज की मैंने डेफिनेशन 2 बता दिया आपको। अगर किसी और भाषा में गए तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड इन वन करेंसी फॉर फंड इन अदर करेंसी एट एन एग्रीड रेट एंड अरेंज्ड बेसिस। मतलब वही है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में किसी डिसाइडेड रेट, मतलब कोई तय किए हुए रेट पे हमें एक्सचेंज करना, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज कहता है। तो ये डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 में दी हुई थी फेमा के 99 में, जो मैंने आपको बताई। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट बड़े मतलब तीनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया। तो आगे बढ़ूँगा मैं, एक्सचेंज रेट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। 10 डिनोट द प्राइस और द रेशो। देखो एक्सचेंज रेट क्या होता है, मतलब आपने क्या किया, आप जो है डॉलर लेने के लिए गए बैंक में, आप बैंक में गए, आपने कहा कि मुझे जो है $10 दीजिए, या $100 की हम बात करें, $100 मुझे दीजिए। अब आपसे क्या कहा कि डॉलर भैया $50 चल रहा है, $1 का रेट $50, तो आपको क्या करना पड़ेगा, $100 लेने के लिए आपको एक $1 50 का है, तो आपको ₹5000 देने पड़ेंगे, आपसे बैंक कह रहा है। तो किस प्राइस पे, एक्सचेंज रेट क्या होता है, 10 डिनोट द प्राइस, मतलब कहता है कि $1 जो है $50 का है, $1 $50 का है, मतलब $1 जो है $50 का है, डॉलर का रेट $50 तय कर दिया, वो प्राइस हो गया। ऑन द रेशो, और किस रेशो में मिलेगा, वो कहेगा कि $1 जो है आपका $50 में है, $1 का रेट कर दिया, ये रेशो होगी। और द वैल्यू एट विच करेंसी इज एक्सचेंज फ्रॉम अनदर करेंसी, मतलब कहता है कि $1 जो है, $1 आपको चाहिए बैंक से, तो $50 आपको देने पड़ेंगे, इसी को हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई है कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, कि एक करेंसी का रेट डिसाइड कर दिया कि आपको डॉलर जो है $50 में मिलेगा बैंक से, तो इसको हम वो बोलते हैं एक्सचेंज रेट। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच एक्सचेंज फॉर ए गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम अनदर करेंसी इज द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी। वही बात कर रहा हूँ कि कितने यूनिट्स, मान लो $1 से लेने के लिए आपको $50 देने पड़ गए, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स विच एक्सचेंज फॉर ए गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स टू अनदर करेंसी, मतलब $50 अगर आप दोगे तो आपको $1 मिलेगा, इसी को ही एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी बोलते हैं, कि $50 देने से आपको $1 मिलता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट मैंने बता दिया कि कितने नंबर ऑफ यूनिट, मतलब एक यूनिट से दूसरी करेंसी की यूनिट कितनी मिलेंगी हमें वो, और कितने प्राइस पे मिलेगी, कितने रेशो पे मिलेगी, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जांपल लूँगा। $1 इज इक्वल टू ₹74.10। मान लो आज का रेट ₹74.10 चल रहा है, तो आपको $1 मिलेगा। और €1 इज इक्वल टू 1.95 US डॉलर, मतलब आपको जो है €1 इक्वल मिलेगा, आपको 1.95 US डॉलर देना पड़ेगा। अगर €1 चाहिए तो आपको इतने डॉलर देने पड़ेंगे। तो यही जो है एक्सचेंज रेट का एग्जांपल है। तो आगे बढ़ूंगा मैं आपको बताऊंगा कि द एक्सचेंज रेट इज़ ए डायनेमिक रेट। एक्सचेंज जो है डायनेमिक रेट है विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे। ये डे टू डे घटता बढ़ता रहता है, मिनट मिनट में बढ़ता रहता है, और सेकंड टू सेकंड, मतलब आप जैसे ही पल भर में इधर से उधर देखोगे तो इतने में रेट एक्सचेंज हो जाएगा। एंड इन प्रैक्टिस ए फ्यू टाइम्स पर सेकंड, मतलब आपका ये 4 सेकंड में रेट फ्लक्चुएट होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, मतलब इसके कई फैक्टर्स हैं जिससे जो है हमारा एक्सचेंज रेट घटता या बढ़ता रहता है। एवरी मिनट में बढ़ता रहता है, डे टू डे बढ़ता रहता है, मिनट टू मिनट बढ़ता रहता है, मतलब ये किसी भी फैक्टर से, इसके कई तरह के फैक्टर हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक्सचेंज रेट जो है डायनेमिक रेट है, मतलब काफ़ी फ्लक्चुएट है। तो मैंने बता दिया कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में हम जब कन्वर्जन करते हैं, कितनी यूनिट्स हमें मिलती हैं, $1 के बदले हमें कितने मिलते हैं। जैसे $1 हमें ₹74.10 में मिल रहा है, तो €1 जो है हमें 1.95 US डॉलर देने पड़ेंगे। तो इस तरह एक करेंसी से दूसरी करेंसी में हमें किस रेट पे, किस रेशो में, या कितनी यूनिट हमें एक दूसरे से मिलती है, तो उसे ही हम जो है एक्सचेंज रेट
बोलते हैं। तो आगे बढ़ेंगे इसमें, आगे बढ़ेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज में मार्केट क्या क्या होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंप्राइज लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। तो इसमें जो है फॉरेन एक्सचेंज में एक बहुत ही बड़ा विशाल जो है ये एरिया है जिसमें जो है बहुत बड़े पार्टिसिपेंट है, विच इंक्लूड इंडिविजुअल होते हैं इसमें। मान लो कोई पर्सनल जो है अपने टूर के लिए, या फिर अपना आप कोई घूमने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, कोई पर्सनल पर्पज़ के लिए जा रहा है तो उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। बिजनेस एंटिटीज़ होते हैं जिन्होंने मान लो कोई एक्सपोर्ट करता है, कोई इंपोर्ट करता है, वो भी इसमें पार्टिसिपेंट है। कमर्शियल, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे पर यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। कमर्शियल है जैसे कोई इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स है, क्रॉस बॉर्डर है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर्स हैं, आर्बिट्रेज हैं, स्पेकुलेटर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब हु बाय और सेल करेंसीज इन दी रेट्स। मतलब जो जैसे इंडिविजुअल है, बिजनेस एंटिटीज हैं या बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक है, जो इनकी नीड्स है उसके आधार पे बाय और सेल करते रहते हैं, तो इसी को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। इट इज़ ए कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड मार्केट। मतलब ये कम्युनिकेशन बेस्ड है, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि हम जैसे सब्जी मंडी में जाते हैं और सब्जी लगती है, तो ये कम्युनिकेशन बेस्ड है, मतलब विद नो बाउंड्रीज। ये नहीं है कि यही है, पूरे वर्ल्ड में जो है इसका लेन देन होता है। एंड ऑपरेट्स राउंड द क्लॉक, और 24x7 चलती है। विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज, मतलब एक कंट्री के अंदर भी और एक कंट्री से बाहर भी। तो इसके लिए कोई बैरियर्स नहीं है कि इंडिया में ही चलेगी, ये कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जो है अवेलेबल है, राउंड द क्लॉक ये अवेलेबल रहती है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी फोर वर्कड मार्केट प्लेस विच इज़ ए कॉमन फीचर फॉर कमोडिटी मार्केट से वेजिटेबल मार्केट और फिश मार्केट। मतलब इसका जो है कोई फोर वर्ल्ड मार्केट प्लेस नहीं है, मतलब कोई एरिया नहीं है। जैसे सब्जी मंडी लगती है, यहाँ पे अनाज बिक रहा है, या कोई गेहूँ बिक रही है, धान बिक रहा है, कुछ भी बिक रहा है, तो इसका कोई मार्केट प्लेस नहीं है। विच इज़ ए कॉमन फीचर ऑफ कमोडिटी मार्केट। जैसे कोई गेहूँ की मंडी होती है, या कोई चारे की मंडी होती है, या कुछ भी होता है, सब्जी मंडी होती है, तो वहाँ पे क्या रहता है, एक बाउंड्री रहती है, दीवार रहती है, परंतु इसकी कोई मतलब बाउंड्री नहीं है। जैसे फिश मार्केट है कोई, वहाँ पे एक बाउंड्री रहती है, एरिया रहता है, तो इसमें कोई मतलब बाउंड नहीं है, फॉरवर्ड मार्केट नहीं है ये। विच इज़ ए कॉमन फीचर फॉर कमोडिटी, मतलब जो कमोडिटी मार्केट में होता है उसकी तरह नहीं है ये, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, राउंड द क्लॉक ये चलती है, और विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज के बीच भी होती रहती है। इट इज़ ए प्रॉफिट सेंटर विद स्टिमुलेंट पोटेंशियल फॉर लॉसेज। मतलब ये प्रॉफिट सेंटर के लिए भी इसमें पार्टिसिपेट बाय और सेल करते हैं, और उनको लॉस भी हो सकता है क्योंकि फ्लक्चुएट होती रहती है करेंसी। तो मैंने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल है, बिजनेस एंटिटीज़ हैं, वो अपनी अपनी ज़रूरतों के आधार पर जो है यहाँ बाय और सेल करते रहते हैं। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड मार्केट है, मतलब ओवर द फोन जो है आपका काम हो जाता है, नो बाउंड्री है, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हम करते हैं। यहाँ से यहाँ मान लो इंडिया से आप यूएसए में गए, तो वहाँ पे अपने जो है INR दे के आप डॉलर खरीद सकते हो। फॉरवर्ड मार्केट प्लेस नहीं है। उसके बाद जो है मैं बताऊंगा कि मार्केट जो कम्युनिटी मार्केट होती है उनकी तरह नहीं होती है, फिश मार्केट की तरह नहीं होती है। और प्रॉफिट सेंटर होता है, इसमें प्रॉफिट आपको, इसमें जो है जो भी बाय और सेल करते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट है वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, और उनको मार्केट अगर फ्लक्चुएट करती है तो उनको लॉस भी हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या क्या है। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम इसके मेजर पार्टिसिपेंट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा दिसंबर 2022 में 2020 में पूछा गया था। उसमें दिया गया था कि इनमें से मेजर पार्टिसिपेंट कौन नहीं है, ये पूछा गया था। ज़्यादातर क्वेश्चंस BFM में यही पूछता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं वाला ज़्यादा पूछता है। वो मतलब जो नीचे के विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट ए मेजर पार्टिसिपेंट, तो इस तरह से पूछता है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि सबसे पहले मेजर पार्टिसिपेंट की हम बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक हैं। जितने भी सेंट्रल बैंक हैं किसी भी कंट्री के, जैसे RBI है हमारी कंट्री में, वो जो है मैनेजिंग द रिजर्व एंड यूजिंग करेंसी मार्केट टू स्मूथ आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर होम करेंसी। मतलब क्या है, RBI जैसे हमारे इंडिया में बहुत पूरा कंट्रोल रखता है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कि अपने रिजर्व जो उसके पास हैं, यूजिंग करेंसीज मार्केट टू स्मूथन आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर होम करेंसी। मतलब INR से डॉलर में जो है स्मूथन हमारा एक्सचेंज होता रहे, एक्सपोर्टर और इम्पोर्ट करने के लिए हमारा जो है लेन देन फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सही चलता रहे, स्मूथरन चलता रहे, तो RBI इसके ऊपर काम करता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक जो है प्रॉफिट मोटिव से, जैसे ऑफरिंग एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टू दियर
रिटेल क्लाइंट्स, मतलब जैसे जितने जितने उनके रिटेल क्लाइंट्स हैं, मान लो कोई इंडिविजुअल है घूमने जा रहा है या टूरिज्म पर्पज से जा रहा है, कुछ भी काम जा रहा है, हैजिंग एंड इन्वेस्टमेंट योर ओन एसेट, मान लो कोई उसका एसेट है, कोई उसके पास डॉलर, मान लो डॉलर हाथ में है, तो वो हैज करना चाहता है उनको इन फ्यूचर में, वो चाहता है कि फ्लक्चुएट, जो डॉलर में फ्लक्चुएशन हो वो उसको बियर ना करना पड़े, तो वो क्या करेगा, हैज करेगा फॉरेन एक्सचेंज में जाके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके हैज कर देगा, इन्वेस्ट भी कर सकता है। कोई कहीं जो कमर्शियल बैंक है वो प्रॉफिट पर, जैसे ट्रेजरी हमारा जो है ट्रेजरी ट्रेजरी प्रॉफिट मोटिव से हमारा काम करती है, प्रॉफिट मोटिव से काम करती है, तो इस प्रकार जो है वो हैज कर सकते हैं। लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी आर आल्सो ऑन बिहाफ ऑफ दियर क्लाइंट्स, मतलब वो अपने क्लाइंट, जो मर्चेंट उनके क्लाइंट होते हैं, उनके बिहाफ पे भी वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बाय और सेल करते हैं। आल्सो स्पेकुलेटिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ इन द मार्केट, मतलब मैंने बताया कि आपको वही कि जो फॉर कमर्शियल बैंक है वो प्रॉफिट मोटिव से, जैसे ट्रेजरी इसमें होता है, ट्रेजरी उस प्रॉफिट मोटिव से ही फॉरेन एक्सचेंज में काम करती है, बाय और सेल करती है। रेट मूवमेंट ऊपर जाता है तो वो उसको प्रॉफिट होता है, अगर नीचे जाता है, जैसे मान लो उसने बाय किया हुआ है कोई, मतलब बाय पोजीशन कोई ली हुई है, तो अगर रेट उसके फेवर में जाएंगे तो उसको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट मोटिव से भी कमर्शियल बैंक जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड बैंक्स, जितने भी इन्वेस्टमेंट फंड है, मूविंग फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यूजिंग एक्सचेंज मार्केट एज ए व्हीकल फॉर इन्वेस्टमेंट, एज आल्सो हैजिंग दियर इन्वेस्टमेंट इन वायरस कंट्रीज करेंसीज, मतलब जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं या इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, जैसे एफ डी आई है या FPI है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। कि आपको मान लो इंडिया में इन्वेस्ट करना है, यूएसए की कोई कंपनी है, FDI मान लो कोई कंपनी है, या कोई कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो उसको INR की जरूरत पड़ेगी, INR की जरूरत पड़ेगी, उसके पास डॉलर हैं, मान लो उसके पास 10 लाख डॉलर हैं, उसको 10 लाख डॉलर में क्या करना पड़ेगा, INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब भी उसको जो है ज़रूरत पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। तो फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट बैंक और भी एक मेजर पार्टिसिपेंट है। तो उसके बाद आता है फॉरेक्स ब्रोकर, जैसे मान लो मैं बताना चाहूँगा कि आप फॉरेक्स ब्रोकर, जैसे इक्विटी बेस्ड आपके ब्रोकर होते हैं, आपसे शेयर परचेज और सेल करते हैं, तो ये कमीशन पर्पज से एज ए मिडल मैन, मतलब आपको अगर मार्केट में, इनका क्या काम रहता है, अगर मार्केट में आपको डॉलर की जरूरत है तो ये डॉलर आपको प्रोवाइड कराएंगे। मान लो आपके पास INR है, आपको डॉलर चाहिए, तो ये जो फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं ये आपको डॉलर प्रोवाइड कराएंगे बिटवीन अदर पार्टिसिपेंट एंड ऑल टाइम्स टेकिंग पोजीशन और देयर बुक। मतलब कहने का आपको यूरो चाहिए तो यूरो आप जो है इनसे जाके ले सकते हो, आप INR देके, या आपके पास क्या है, आपके पास अगर यूरो हैं, आपको INR चाहिए, तो आप इनसे कहोगे, तो ये कि जो है मिडिल मैन के रूप में काम करते हैं, ब्रोकरेज बेस पे काम करते हैं, तो इनको भी, ये भी मेजर पार्टिसिपेंट है इसमें। तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको मैंने मेजर पार्टिसिपेंट 4 बताए अभी। सेंट्रल बैंक जो कि स्मूथरन जो है फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस चलता रहे उस पर कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक प्रॉफिट मोटिव से भी और अपने क्लाइंट्स के लिए, या फिर उनके रिटेल क्लाइंट्स हैं जो उनके लिए भी पार्टिसिपेंट के रूप में काम करता है, या उनके बिहाफ पे भी जो उनके मर्चेंट क्लाइंट है उनके बिहाफ पे इसमें बाय और सेल करता है। इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड बैंक, मान लो कोई फ़ॉरन जो है कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसको जो भी वो उसको INR की जरूरत पड़ेगी, INR की जरूरत पड़ेगी तो वो डॉलर से INR में जो भी करेगी तो वो उसको जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा फॉरेक्स मार्केट में। उसके बाद फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं, वो भी मिडलमैन के रूप में काम करते हैं, आपसे कुछ चार्ज वसूल करके तो जो है आपके एक करेंसी से आपकी दूसरी करेंसी में जो है चेंज कराते हैं। ये फॉरेक्स ब्रोकर का काम है। तो फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो आगे बढ़ेंगे और पार्टिसिपेंट की इसमें बात करेंगे हम। इंडिविजुअल होते हैं, जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मान लो पर्सनल है, कोई टूरिस्ट पर्पज़ से जा रहा है, टूरिस्ट पर्पज़ से जो है अपने USA में जा रहा है घूमने, तो उसको वो डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से ही वो डॉलर में कन्वर्ट कर पाएगा। ऑर्डिनरी हुआ है इंडिविजुअल यूजिंग मार्केट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ट्रेड, पर्सनल, वही मैं बता रहा हूँ कि अपना एक्सपोर्ट कर रहा है वो पर्सनल, या फिर कुछ भी टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म नीड्स की द्वारा जो है उसको दूसरी करेंसी की अगर जरूरत पड़ेगी तो वो फॉरेन एक्सचेंज में ही अपनी करेंसी एक्सचेंज कर पाएगा। एज गिवन हेयर द पार्टिसिपेंट नॉट ओनली यूज द फॉरेक्स मार्केट फॉर ट्रेड और ट्रैवल पर्पज, मतलब मैंने ऊपर आपको बताया कि जितने भी पार्टिसिपेंट है, चाहे वो सेंट्रल बैंक है, चाहे वो कमर्शियल बैंक है, चाहे इन्वेस्टमेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट है वो केवल इस पर्पज़ के लिए नहीं लेते हैं कि उनको
ट्रेड और ट्रैवल पर्पज़ के लिए, बट आल्सो फॉर इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हैजिंग के लिए, जैसे उनके पास कोई हैज करना है, मान लो उसके कोई एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ने कोई एक्सपोर्ट कर दिया, मान लो इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है, उसने एक्सपोर्ट किया यूएसए में, अब उसको 3 महीने बाद जो है डॉलर मिलने हैं, मान लो उसको $1 लाख मिलने हैं, ठीक है, $1 लाख उसको मिले। अब वो कहता है कि भाई मैं तो जो है करेंसी रिस्क का कुछ नहीं झेल पाऊंगा, तो नहीं झेल पाएगा तो वो क्या करेगा, एक एक फॉरेन एक्सचेंज में जाएगा और 3 महीने का एडवांस जो है सेल कर देगा, तो उसको क्या होगा, उसको वो हैज, इस तरह से जो है हैज के रूप में भी पार्टिसिपेंट इसको लेते हैं। एंड स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव मतलब क्या है कि स्पेकुलेटिव मतलब अनुमान लगाते हैं। कई पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, मान लो उसने 150 रुपये में $1 खरीद लिया, मान लो इंडियन का कोई स्पेकुलेटर है, तो वो क्या करेगा कि इसका रेट बढ़ने घटने पे मूवमेंट पे जो प्रॉफिट कमाते हैं उनको स्पेकुलेटिव बोलते हैं, वो भी इसमें मेजर पार्टी में, दस जनरेटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ मार्केट, और इन्हीं की वजह से जो है लार्ज वॉल्यूम क्रिएट होता है मार्केट में। मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल इसमें काम करता है, नेटवर्क, तो मैंने आपको इसमें सेंट्रल बैंक के बारे में बताया, कमर्शियल बैंक्स होता है, इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेक्स ब्रोकर और इन्वेस्टर। तो इन 4-5 में से आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है मेजर पार्टिसिपेंट नहीं होगा। तो मैंने बताया कि आपको मेजर पार्टिसिपेंट जो वो अपने ट्रेड एंड ट्रैवल पर्पस से लेके ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, पर वो इन्वेस्टमेंट, हेजिंग और स्पेकुलेटिव पर्पस से भी आप इसमें पार्टिसिपेट, जो कि लार्ज वॉल्यूम क्रिएट करते हैं मार्केट में। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इट मे बी सरप्राइजिंग टू नोट दैट द ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट हैंडल्स टोटल टर्नओवर अपॉर्चुनिटी 3.20 ट्रिलियन, तो लगभग 3200 बिलियन का बिजनेस होता है, जिसमें से जो है जो डेली वर्ल्ड ट्रेड टर्नओवर है वो 2% है सिर्फ, मतलब ट्रेड और ट्रैवल पर्पज से सिर्फ 2% ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी 98% जो है इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेटिव पर्पज से ही होता है। मतलब 2% लोग ही जो है नीड्स, जिनकी ट्रेड और ट्रैवल के ऊपर नीड है, वो 2% लोग ही हैं इसमें, बाकी तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें पार्टिसिपेंट जो हैं, जो ऊपर मैंने बताया कि पार्टिसिपेंट जितने भी हैं वो सिर्फ ट्रेड और ट्रैवल पर्पज से नहीं करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट, हेजिंग और स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए भी, प्रॉफिट कमाने के लिए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको सरप्राइज होगा कि ग्लोबल मार्केट में जो 3200 बिलियन के बिजनेस में से केवल 2% लोग ही नीड्स बेस पे काम करते हैं, बाकी 98% लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने आपको ये क्लियर करा दिया। अभी तक क्या कराया मैंने आपको, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताया और एक्सपोर्ट और गुड्स के बारे में बताया कि फॉरेन एक्सचेंज बताया कि क्या होता है, जो एक्सपोर्टर होता है वो कैसे कैसे उसको ज़रूरत पड़ती है, कैसे कैसे वो एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करता है, ऐसे ही इंपोर्टर के लिए कैसे फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या फ़ायदा है, कन्वर्जन ऑफ करेंसी, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज करना ही फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। इंडियन एक्सपोर्टर के लिए मैंने बताया कि अगर वो US डॉलर और यूरोस के लिए मान लो वो एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट के केस में अगर वो जर्मन से करा रहा है तो यूरोस के लिए फॉरेन एक्सचेंज है, अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो US डॉलर के लिए फॉरेन एक्सचेंज है। ऐसे ही अगर कोई इंपोर्टर अमेरिका में, USA में कोई इंपोर्टर कोई सामान ले रहा है इंडिया से, तो उसके लिए INR जो है फॉरेन एक्सचेंज है। फिर उसके बाद मैंने बताया फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन की, फेमा 99 के सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन दी है। जितने भी ट्रैवल चेक या पे रिसीवेबल या कोई भी बिल एक्सचेंज है या कोई करेंसी, इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी में पेड होना है, तो उसको जो है हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। उसी तरह मैंने बताया कि कोई भी पेबल अब्रॉड, ब्रॉडली स्पीकिंग द फॉरेन एक्सचेंज ऑल क्लेम्स पेबल अब्रॉड वेदर कंसिस्टिंग फंड हेल्ड इन फॉरेन करेंसी विद बैंक अब्रॉड और बिल चेक पेबल अब्रॉड, तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज है। इन दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ट्रांजेक्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड इन वन करेंसी और फंड इन अदर करेंसी एट एग्रीड रेट अरेंज बेसिस, इसको भी फॉरेन एक्सचेंज हम बोलते हैं। एक्सचेंज रेट मैंने बताया कि कितने प्राइस पे, कितनी रेसों में और कितने यूनिट्स हमें एक करेंसी से दूसरी, एक करेंसी के यूनिट देने से कितने यूनिट्स हमें दूसरी करेंसी के मिलेंगे, उसको ही हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि 74 रुपये 10 पैसे में आपको $1 मिलेगा, तो कि 74 रुपीज़ देने पे हमें $1 मिलता है, तो इसे ही हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ये डायनेमिक है, सेकंड डे टू डे और मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड जो है चेंज होता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन ए वैरायटी ऑफ फैक्टर की, बहुत इसके फैक्टर हैं जिससे जो है ये चेंज होता रहता है। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसके एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है,
उसके बाद मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट के बारे में बताया कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट है, इंडिविजुअल, कमर्शियल। उसके बाद मैंने बताया कि ये जो है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, विद इन राउंड द क्लॉक ये काम करती है विद इन ए कंट्री, और एक दूसरी कंट्री में जो है इसमें फॉरेन एक्सचेंज में काम होता है। कोई फिश मार्केट या सब्जी मंडी की तरह नहीं है कि आपका कोई एरिया होता है उसके उसके अंदर काम करती है, इसकी कोई गोल नहीं है। ये मैंने बताया। प्रॉफिट सेंटर भी है, कई पार्टिसिपेंट जो है प्रॉफिट पर्पज से भी करते हैं और कोई नीड बेसिस में इसमें लॉस होने का भी डर रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके मेजर पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं। सेंट्रल सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, इन्वेस्टमेंट फंड्स और फॉरेक्स ब्रोकर और इंडिविजुअल। तो इन 4-5 में से पूछ लेगा कि इनमें से कौन नहीं है। ये दिसंबर 2020 में मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मेजर पार्टिसिपेंट इनमें से कोई नहीं है, वो बताना है। मैंने आपको बताया कि टोटल जो है 3200 बिलियन का बिजनेस होता है पर डे, तो उसमें से सिर्फ 2% लोग ही ट्रेड एंड ट्रैवल पर्पज से उसमें काम करते हैं। बाकी लोग तो जो है सारे 98% जो है इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेट पर्पज से इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं। आगे मैं इसमें बताऊंगा कि द फॉरेक्स मार्केट हाईली डायनामिक। मैंने बताया कि ये हाईली डायनामिक बहुत ही फ्लक्चुएट करती है सेकंड टू सेकंड, एवरी सेकंड जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। एंड एवरेज द एक्सचेंज रेट ऑफ मेजर करेंसी सेज GBP/USD। मान लो मैंने बताया कि प्रत्येक 4 सेकंड में, मतलब एवरी 4 सेकंड में इसके रेट जो है जैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप इधर से उधर देखोगे, इतने में जो है आप टर्न बैक करोगे, मतलब वापस मुड़ के देखोगे तो रेट सेम नहीं मिलेगा आपको। रेट मान लो 45 रुपये 10 पैसे चल रहा है, तो ये इतने में 45 रुपये 12 पैसे हो जाएगा। $1 का रेट मान लो 45 रुपये 10 पैसे चल रहा है, इतना आप इधर से उधर देखोगे, इतने में 45 रुपये 12 पैसे। 4 सेकंड में इसके रेट चेंज होते हैं। विच इफेक्टली मीन्स इट रजिस्टर्ड 21,600 चेंजेस इन ए डे। मतलब एक दिन में 21,600 चेंजेस आते हैं। जैसे 15 घंटे हो गया 60 मिनट और 24 आवर्स में 60 से और 15, मतलब 21,600 चेंजेस आते हैं एक दिन में। 21,600 बार चेंज होता है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इसमें ये हाईली फ्लक्चुएट मार्केट है। तो फॉरेक्स मार्केट यूजली ऑपरेट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो ये ज़्यादातर देशों में जो है मंडे टू फ्राइडे यूज होती है। एक्सपेक्ट मिडल ईस्ट और इस्लामिक कंट्रीज में। इस्लामिक कंट्री में क्या रहता है कि सैटरडे संडे विद रिस्ट्रिक्शन टू कैटर द लोकल नीड बट आर क्लोज ऑन फ्राइडे। मतलब इस्लामिक कंट्री में जो है ये सैटरडे संडे बंद नहीं रहती है, पर ये शुक्रवार को, फ्राइडे को जो है बंद रहती है। तो काफ़ी ज़्यादातर कंट्री में मंडे से फ्राइडे रहती है और सैटरडे संडे जो है छुट्टी रहती है। पर एक्सपेक्ट मिडल ईस्ट और इस्लामिक कंट्री को छोड़ के जो है इसमें वो वहाँ पे फ्राइडे को ऑफ रहती है, बाकी दिन जो है वर्किंग रहता है। तो मैंने इसके बारे में बताया आपको। आगे चर्चा करेंगे कि द बल्क ऑफ द फॉरेक्स मार्केट आर OTC, ओवर द काउंटर, मीनिंग दैट द ऑल ट्रेड आर कंडक्टेड थ्रू टेलीफोनी और अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डीलिंग सिस्टम ऑफ वेरियस न्यूज एजेंसीज, बैंक्स, ब्रोकर और इंटरनेट। मतलब कहने का है फॉरेक्स मार्केट जो ओवर द काउंटर OTC मॉडल पे काम करती है। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि मान लो कोई प्लेस है, मैंने बताया कि आपको ये सब्जी मंडी की तरह काम नहीं करती है कि चाहे इसमें लोग आए हुए हैं और एक सेल परचेज कर रहे हैं। ये टेलीफोनिकली काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मान लो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर पे बैठ के आप घर बैठ के भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे कोई बैंक है, ब्रोकर है, इंटरनेट बेस्ड सोल्यूशन है, तो इस तरह से ऐप्स हैं, ब्रोकर हैं बीच में, उनके थ्रू जो है आप ओवर द काउंटर ये ट्रेड होता है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी प्लेस पे जाके कुछ खरीद पोस्ट करने का, घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो ये 24 आवर मार्केट एंड ओवर द काउंटर मार्केट। मैंने बताया कि ऊपर की 24 आवर्स राउंड द क्लॉक काम करती है। तो ओवर द काउंटर मार्केट है, OTC बेस्ड काम करती है। एट द ग्लोबल मार्केट विद नो बैरियर्स, नो स्पेसिफिक लोकेशन मार्केट। मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई वॉल है कि एक एरिया दिया है उसके अंदर यहाँ फॉरेन एक्सचेंज, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप इजीली जो है इसको हाई परचेज बाय और सेल कर सकते हैं। हाई फ्लक्चुएशन इन करेंसी रेट्स एवरी 4 सेकंड, और मतलब प्रत्येक 4 सेकंड में इसके रेट जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज ओवर द काउंटर इसमें काम करती है, और टेलीफोन के द्वारा हम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऐप्स के द्वारा घर मोबाइल पे या फिर सॉफ्टवेयर के द्वारा जो हम इसमें सेल परचेज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। 24 आवर्स काम करती है, ग्लोबल मार्केट है, नो बैरियर्स के साथ काम करती है, नो स्पेसिफिक लोकेशन के रूप में काम करती है। हाई फ्लक्चुएशन इन करेंसी रेट्स, प्रत्येक 4 सेकंड में जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। मैंने आपको विशेषताएं बता दी इसकी क्या क्या हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मेन फैक्टर जो है, इसके मेन फैक्टर की बात करेंगे जो इसके एक्सचेंज रेट की मूवमेंट मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इसको प्रभावित करते हैं। उसके बारे में मेन फैक्टर जो है ये पूछ लेता है कि फंडामेंटल, इसके 2 हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल रीजन।
अभी हम जो है फंडामेंटल रीजन के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल रीजन क्या है, जो फैक्टर जो है इसके एक्सचेंज रेट को प्रभावित करते हैं, मतलब इफेक्ट करते हैं, तो वो क्या है। तो सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब जनरली ये सरप्लस लीड टू ए स्ट्रॉन्गर करेंसी, मतलब अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो आपकी कंट्री को जो है सपोर्ट करेगा और आपकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसी को बोलते हैं। मान लो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में से जब घटाते हैं जो बैलेंस बचता है, उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, कि आपने कितना दिया और आपने कितना लिया। उसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है वो करेंसी उस कंट्री की करेंसी की स्ट्रॉन्ग और लूजनेस पे काम करता है। मतलब अगर कंट्री का एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, मतलब एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट आपका कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, मतलब पैसा आपका जा रहा है, आ कम रहा है, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है नेगेटिव होगा और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एक्सचेंज रेट पे भी, आपकी करेंसी के रेट पे भी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक रेट क्या है, मतलब वही मैं बताया कि राइज इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो आपकी करेंसी की जो वैल्यू फॉल होगी। तो ये भी इस पर इफेक्ट है। फिजिकल पॉलिसी की लोअर टैक्स कैन लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अगर आपका लोअर टैक्स है तो आपके यहाँ इन्वेस्टर ज़्यादा आएंगे क्योंकि उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इससे भी ये भी फैक्टर रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई बैंक जो है एक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई है हमारे इंडिया में, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी से जो मनी सप्लाई है उस पर इम्पैक्ट करता है कि पैसा ज़्यादा होगा मार्केट में तो लोग बाय परचेज सेल ज़्यादा करेंगे। अगर उस पर कंट्रोल होगा तो पैसा मार्केट से आउट हो जाएगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो इस तरह मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है फैक्टर है। तो मैंने फंडामेंटल रीजन आपको बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कैसे इसको प्रभावित करती है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको इंटरेस्ट रेट, जो कि फंडामेंटल रीजन का ही है। इंटरेस्ट रेट भी, मान लो हाई डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ट्रेंड टू अट्रैक्ट ओवरसीज कैपिटल, मतलब अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट जो है डिपॉजिट पे हाई हैं, तो आपको फ़ॉरन से जो है आपको पैसा आएगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। हायर इंटरेस्ट रेट स्लो द इकोनॉमी डाउन दस वीकनिंग इन द करेंसी, मतलब अगर ज़्यादा पैसा यहाँ आएगा तो ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट जाएगा तो आपकी करेंसी क्या है, वीक होगी, क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है, आ कम रहा है, तो इसलिए जो है वीकनेस होगी। तो ये भी इफेक्ट करता है। उसके बाद पॉलिटिकल इशू, मान लो कोई तख्ता पलट हो गया या कुछ भी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी, मान लो जैसे अभी यूक्रेन के अंदर चल रहा है, यूक्रेन के अंदर चलने से क्या होगा, रसिया और यूक्रेन का कुछ आपस में चला हुआ है, तो यूक्रेन के जो है तख्ता पलट होने के या इस पर हमला होने की संभावना है। इससे भी जो है हमारी एक्सचेंज रेट पे या करेंसी पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहाँ पे खतरा है कि वहाँ पे क्या होगा, तो वुड इफेक्ट अपोजिट पे आएगा। ये भी एक फंडामेंटल रीजन है। तो मैंने आपको फंडामेंटल, उसके बाद हम चर्चा करेंगे टेक्निकल रीजन की। गवर्नमेंट कंट्रोल कैन लीड टू अनरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए करेंसी रिजल्टिंग इन वोल्टेज, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल चला गया। वही है कि सरकार गिर गई या सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहा, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहा करेंसी के पास, तो वो भी एक टेक्निकल रीजन है। फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम भी, मतलब फ्रीडम ऑन कैपिटल मूवमेंट कैन इफेक्ट एक्सचेंज रेट्स ऐसे लूँगा। तो अगर आपने ज़्यादा छूट दे दी कि आप जाके जो है यूएसए में इन्वेस्टमेंट करिए, या एफडीआई को जो है आपने ज़्यादा 100% दे दिया, ज़्यादा आपने वो बोल दिया कि यहाँ आइए और इन्वेस्ट कीजिए, तो उससे भी, और या फिर रिस्ट्रिक्ट लगा दिया कि बोल दिया कि एफडीआई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकती, तो वो भी एक इफेक्ट है एक्सचेंज रेट को। ज़्यादा आएंगे तो लोग ज़्यादा एक्सचेंज करेंगे करेंसी को, तो उससे भी मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। तो आगे बढ़ेंगे हम। हुज सरप्लस मतलब जो है आपके पास ज़्यादा ही जैसे पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनके पास ज़्यादा सरप्लस हो गया फॉरेन करेंसी का। मान लो यूएसए या अदर कंट्री से जो है पेट्रोल आ रहा है, तो जो पेट्रोलियम कंट्री है उनके पास यूएसए डॉलर या जितनी भी फॉरेन करेंसी है बहुत ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे, वो घर में तो नहीं रखेंगे, वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, ओवरसीज इन्वेस्ट करेंगे। दिस क्रिएट्स ह्यूज मूवमेंट ऑफ कैपिटल ओवरसीज एंड रेस्टोरेंट, मतलब वो क्या होगा, पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा, तो जिस कंट्री में जाएगा उसकी करेंसी की वैल्यू डेफिसिट होगी, तो उससे भी, वो भी एक टेक्निकल रीज़न है। तो उसके बाद कैपिटल टेंड टू मूव फ्रॉम लोअर यील्डिंग टू हायर यील्डिंग करेंसीज एंड रिजल्ट इन मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट, मतलब क्या होगा, एक पैसा, मान लो एक कंट्री में पैसा सरप्लस हो गया और दूसरी कंट्री, मान लो मैं मानता हूँ कि यूएसए में पैसा ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, यूके में अगर इन्वेस्ट करेगा, तो इस करेंसी से, यहाँ पे यूके में हाई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो इस कंट्री से इस कंट्री में पैसा जाएगा, तो क्या होगा, मान लो यूएसए में क्या है, डॉलर चलते हैं,
अब यूके में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या है, पाउंड चलता है। तो यूएसए को क्या है, यूके में हाई इंटरेस्ट लेने के लिए पाउंड में कन्वर्ट करे पड़ेगा, सी पाउंड में कन्वर्ट करेगा तो उससे क्या एक्सचेंज रेट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट में पार्टिसिपेट करेगा तो इस मूवमेंट होगा एक्सचेंज रेट में, इस ये भी इफेक्ट है। तो ये टेक्निकल रीजन हो गया। उसके बाद स्पेकुलेशन हम सभी समझते हैं कि प्रॉफिट पर्पज से रेट स्पेकुलेटिव फोर्सेज कैन हैव ए मेजर इफेक्ट। मैंने बताया था कि आपको 2% लोग ही जो है ट्रेड एंड टूरिज्म पर्पज से लेते हैं, बाकी 98% लोग जो है स्पेकुलेटिंग करते हैं, मतलब स्पेकुलेशन बोलते हैं जिसमें मान लो रेट कम या ज़्यादा होने का जो पार्टिसिपेंट है वो फ़ायदा उठाते हैं, उसी को स्पेकुलेशन बोलते हैं। इन एन एक्सपेक्टेशन दैट ए करेंसी विल बी डिवैल्यूएड द स्पेकुलेटर विल शॉर्ट सेल द करेंसी फॉर बाइंग इट बैक चीपर रेट। मान लो किसी ने क्या करा, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। मान लो किसी ने 100 रुपये में कोई करेंसी बेच दिया, मान लो अभी जो है $1 का रेट 50 रुपये चल रहा है, किसी ने क्या करा 50 रुपये में अभी सेल कर दी, वो क्या चाहता है कि 45 रुपये में मेरे को थोड़े दिन बाद या थोड़ी देर बाद या थोड़े महीने बाद मिल जाएगी, तो वो 5 रुपये क्या उसका प्रॉफिट हो गया है। सिर्फ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, रेट का अनुमान लगाना कि घटेगा या बढ़ेगा, उस पर बाय और सेल करना ही स्पेकुलेटिंग कहलाती है, इससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत हाई वॉल्यूम है। स्पेकुलेटिव प्रोवाइड डेप्थ एंड लिक्विडिटी टू द मार्केट एंड एट टाइम्स एक्ट एज ए क्वेश्चन टू इफ द व्यूज डू नॉट लीड टू कंटीन्यूस इफेक्ट। मतलब क्या है, स्पेकुलेटिव एक प्रकार का जो है तुक्केबाजी है, मैं तुक्केबाजी मानता हूँ इसको, कि आज आपने 50 रुपये में कोई डॉलर खरीद लिया और ये कल को 60 रुपये हो जाएगा। अगर ये 60 का नहीं है 45 का, तो आपको लॉस भी हो सकता है। मतलब ये क्वेश्चन भी देता है। या फिर इसमें हाई पार्टिसिपेट, मान लो ज़्यादा स्पेकुलेटर हो गया और 40 रुपये से बढ़ के रेट 60 रुपये होगा, लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीद लिया, स्पेकुलेटिंग कर ली, तो उससे भी जो है ये प्रभावित एक्सचेंज रेट को काफ़ी करती है। तो उसके बाद मैं बढ़ूँगा टर्मिनल क्वेश्चन, मैं थोड़ा बताऊँगा आपको। इस चैप्टर में हमने क्या है पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, पार्टिसिपेंट क्या मेजर फैक्टर क्या क्या हैं, वो मैंने पढ़ लिए। तो अभी मैं जो है लास्ट में इसके टर्मिनल क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि मेरी पहली वीडियो है ये, मैं चाहूँगा कि 30 से 35 मिनट में जो है मेरी वीडियो कवर करे। तो शुरुआत है, अभी आगे आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, टर्मिनल क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सचेंज रेट ऑफ मेजर करेंसीज फ्लक्चुएट एवरी कितने 4 सेकंड में। तो इसका आंसर आपने लगाना है 4 सेकंड। 4 सेकंड में जो है ये कन्वर्ट कर देती है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द फॉरेक्स मार्केट आर डायनेमिक एंड राउंड द क्लॉक। मैंने आपको बताया था कि ये जो है डायनेमिक है और राउंड द क्लॉक है। डायनेमिक का मतलब है कि काफ़ी हाईली वोलेटाइल है, वोलेटाइल मार्केट है, और राउंड द क्लॉक 24/7 पे काम करती है। तो ये ट्रू है, तो इसको ट्रू बोलेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वहाँ, ये सेम क्वेश्चन दे देगा आपको और यस ट्रू और फॉल्स में पूछेगा। फॉरेक्स मार्केट आर नॉट इफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो क्या गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था कि जो टेक्निकल रीजन है, गवर्नमेंट कंट्रोल खत्म हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, या फिर कोई फ्रीडम या रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो उससे जो है मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो है इसमें पूछा कि आर नॉट अफेक्टेड, तो ये फॉल्स है। तो ये वाकई इफेक्ट करता है, तो इसको फॉल्स लिखेंगे हम। अगर नेक्स्ट फोर्थ की बात करेंगे तो ए लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल ग्लोब फॉरेक्स टर्नओवर रिजल्ट फ्रॉम ग्लोबल कमोडिटी ट्रेड। मतलब ए लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल ग्लोब फॉरेक्स टर्नओवर रिजल्ट फ्रॉम ग्लोबल कमोडिटी ट्रेड। मतलब जितना भी जो है जो लार्ज पार्ट है, जितना भी जो है वो ग्लोबल कमोडिटी ट्रेड में ग्लोबल फॉरेक्स टर्नओवर उसी पर आधार करता है। मतलब कितना ट्रेड होगा उतना ही आपका जो है फॉरेक्स टर्नओवर होगा। तो ये ट्रू है। तो मैं दोस्तों आशा करूँगा कि आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और लाइक बटन दबा सकते हैं। और भी मैं आपके साथ वीडियो लेके ऐसे जो है टर्न बाय टर्न मैं आपके साथ वीडियो लेके आऊँगा, विद केस स्टडी जो है मैं आपको फॉलो कराऊँगा। मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके लिए BFM का पूरा कोर्स जो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।